हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे प्रेम। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नई एनीमे को जिसका नाम है काइजू नंबर 8। और हाँ, अगर आपको काइजू नंबर 8 का सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करें, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सीजन 2 के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काफका एक सपना देख रहा होता है जहाँ वो और मीना रोड पे भाग रहे होते हैं। तभी एक काइजू उनके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से मीना काफी ज्यादा डर जाती है। तभी काफका उससे प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और उसी समय वहाँ पे डिफेंस फोर्स आ जाती है और काइजू के अटैक से काफका के आसपास धुंध सा हो जाता है जिसमें मीना कहीं खो जाती है। तभी काफका नोटिस करता है कि डिफेंस फोर्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया है और मीना भी उसे काइजू नंबर 8 बुलाकर उसके ऊपर अटैक करने वाली है। और जैसे ही डिफेंस फोर्स उसके ऊपर अटैक करती है वो अपना कंट्रोल खो देता है और वो एक बहुत ही बड़े काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पूरे शहर को बर्बाद करने लगता है। और तभी काफका का नींद खुल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अभी भी डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर में है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 3rd डिवीजन का बेस दिखाया जाता है जो कि काइजू नंबर 10 के अटैक के बाद बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था और उसे दोबारा से बनाया जा रहा था। और मीना उस जगह को देखने चली जाती है। तभी सोसीरो वहाँ उससे मिलने आ जाता है और वो मीना से बोलता है कि मुझे कंफर्मेशन मिल गई है कि काफका की जान को बख्श दिया गया है और इस डिसीजन को लिए हुए पूरे 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी काफका को हेडक्वार्टर में बंद करके रखा गया है और किसी को भी नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा। और वो मीना से ये भी कहता है कि इस जगह को बनने में थोड़ा समय लगेगा, जिसपे मीना कहती है कि हाँ। और वो उससे पूछती है कि हमारे यूनिट के आज सभी रुकीस अपने नए यूनिट से मिलने वाले हैं ना, जिसपे वो बोलता है कि हाँ, आज सभी अपने अपने जगह पे पहुंच जाएंगे। और इधर हम देखते हैं कि इचिकावा और फुरुहाशी को एक ही यूनिट मिली होती है और इचिकावा काफका के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान होता है और फुरुहाशी इचिकावा का मूड ठीक करने के लिए एक जगह पे रुक जाता है और अजीब अजीब सा चेहरा बना के फोटो क्लिक करवाने लगता है। और तभी वो दोनों जाकर एक जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पे फुरुहाशी बोलता है कि अभी भी उसने मेरा मैसेज नहीं देखा, पता नहीं उस बुड्ढे का क्या होगा, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि इसके बाद वो डिफेंस फोर्स का नॉर्मल मेंबर बन के नहीं रह पाएगा। तभी अचानक से इचिकावा को हंसी आ जाती है क्योंकि उसे काफका की वो बात याद आ जाती है जो उसने काइजू बनने के बाद कही थी। और तभी इचिकावा बताता है कि जब पहली बार वो काइजू में कन्वर्ट हुआ था तो उसने मुझसे पूछा था कि क्या वो काइजू बनकर डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर सकता है। और इस बात को सुनकर फुरुहाशी भी हंसने लगता है और तभी इचिकावा बोलता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि काफका वापस आएगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग 4th डिवीजन के बेस पे जा रहे होते हैं। और तभी इचिकावा ये डिसाइड करता है कि वो काफका को बचाने के लिए और भी ज्यादा ताकतवर बन के रहेगा। और तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम डिफेंस फोर्स का हेडक्वार्टर देखते हैं जहाँ की कोरू सबका मैसेज पढ़ रही होती है और वो डिसाइड करती है कि वो और भी ज्यादा ताकतवर होगी ताकि वो काफका को तब रोक सके जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तभी वहाँ उससे मिलने 1st डिवीजन का वाइस कैप्टन आ जाता है क्योंकि किकोरू को 1st डिवीजन में भेज दिया गया होता है और वो वाइस कैप्टन उसे 1st डिवीजन के कैप्टन गेन के पास लेके जाने लगता है। और किकोरू अपने मन में सोच रही होती है कि 1st डिवीजन सबसे ज्यादा पावरफुल डिवीजन है, इसका मतलब ये कि मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है जहाँ पे मैं अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस कर सकती हूँ और अब मैं सबसे ताकतवर टीम की कैप्टन से सब कुछ सीख के रहूंगी। और ईजी जैसे ही गेन के रूम का दरवाजा खोलता है वो देखता है कि गेन अभी भी गेम खेलने में बिजी है और किकोरू को कुछ समझ में नहीं आता। तभी ईजी उसे एक लात मारकर उड़ा देता है जिस वजह से गेन काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, जिस पर ईजी उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये तुमसे 2 बजे मिलने आ रही है, तुम अपना रूम साफ करके रखना। जिस पे गेन उससे बोलता है कि हाँ तुमने कहा था, पर ये मेरी मर्जी है कि मैं तुम्हारी बात मानूं या ना मानूं। जिस पे ईजी फिर से उसे एक लात मारता है और ईची उसे बोलता है कि तुम तो बस लेजी हो, इसलिए तुम इस रूम की साफ सफाई नहीं कर रहे हो। जिस पे गेन चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मेरा रूम है और मेरी मर्जी है कि मैं इस रूम का कैसे इस्तेमाल करूं और यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ही मेरे रूम में गंदगी दिखाई देती है, तो तुम ही क्यों नहीं इसे साफ कर देते हो। तभी ईची गेन को उठा लेता है और उसके साथ ही उस रूम का साफ सफाई करने लगते हैं, जिस पे गेन उन्हें चिल्लाते हुए मना करता है। और तभी ईची उसे किकारू से मिलवाता है और किकोरू जैसे गेन को देखती है उसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट वाली फीलिंग नहीं आती और तभी उसे याद आता है कि ये बेवकूफ 1st डिवीजन का कैप्टन है और इसी वजह से वो उसे सैल्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन देती है। जिस पे गेन उससे बोलता है कि तुम इसाओ की बेटी हो ना, और वो उसे बोलता है कि मुझे इन सब फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, मुझे बस कैप्टन के रूप में एक ही चीज चाहिए। जिस पे किकोरू पूछती है कि आखिरकार आप किस चीज की बात कर रहे हैं। और तभी वहाँ पे काइजू की अटैक का अलर्ट बजने लगता है और जिस वजह से गेन सबको तैयार होने के लिए कहता है और गेन किकोरू को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो उनकी लड़ाई को देखकर चीजों को सीख सके। और तभी हमें 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर समुद्र के बीच कुछ लोग काइजू को निकलते हुए देखते हैं और उसके बाद इसके बारे में डिफेंस फोर्स को भी पता लग जाता है जो कि 1st डिवीजन को काइजू के साथ मुकाबला करने के लिए भेज देती है। और जापान के ग्राउंड फोर्सेस भी काइजू से लड़ने के लिए अपने टैंक्स भेज देती है। और तभी टाउन में सभी लोगों को काइजू का अलर्ट मैसेज मिल जाता है जिस वजह से वो सभी लोग भागते हुए शेल्टर में चले जाते हैं और यहाँ पर सभी हथियार
प्रकार के टारगेट काइजू के ऊपर लॉक कर दिए जाते हैं और तभी उन टैंकों से काइजू के ऊपर हमला कर दिया जाता है ताकि उस काइजू को शहर से दूर रखा जा सके। और वो काइजू खुद को बचाने के लिए एक ब्रिज को उड़ा देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। और ये बात सबको पता लग जाता है कि काइजू ने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया है, जिससे गेन भी अपने टीम को चीजों को बदलने के लिए कहता है और उनसे उस काइजू के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, जिसके बाद उसके सभी टीम मेंबर उसके ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। और इधर हेलीकॉप्टर में बैठकर किकोरू सब कुछ देख रही होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है कि ये तो बहुत कमाल की बात है, क्योंकि इन लोगों ने काइजू की मूवमेंट पे पूरा कंट्रोल पा लिया है। और ये सब कुछ ये लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट डिवीजन के सारे मेंबर्स अपने कॉम्बैक्ट सूट की 40% से ज्यादा कॉम्बैक्ट पावर यूज कर पा रहे हैं। और तभी गेन किकोरू से बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बस एक ही चीज चाहिए कि तुम अपना अनस्टॉपेबल पावर्स मुझे दिखाओ। और ये कहकर गेन हेलीकॉप्टर से छलांग मार देता है और अपने वेपन को निकाल कर काइजू के अंदर डाल देता है और उसी के अंदर फायर करके काइजू को अंदर से ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से वो काइजू का चिथड़ा उड़ जाता है। और किकोरू ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और थोड़ी देर बाद गेन अपने आज के मिशन की न्यूज देख रहा होता है, जहाँ पर उससे बड़ी फोटो मीना की लगी होती है और वो ट्रेंड कर रही होती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। और किकोरू ये सब देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जापान का सबसे ताकतवर पर्सन ऑनलाइन अपना नाम खोज रहा है। तभी गेन का फोन रिंग हो रहा होता है, लेकिन गेन अपने फोन को इग्नोर कर रहा होता है क्योंकि उसे इची और इसाओ के साथ मीटिंग में नहीं जाना होता है। तभी पीछे से इजी आता है और उसे एक जोरदार लात मारता है और उससे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, जिसपे गेन चिल्लाते हुए उससे पूछता है कि आखिर आज की मीटिंग में ऐसा क्या है। और इजी उसे बताता है कि आज की मीटिंग काइजू नंबर 8 से रिलेटेड है। और इधर हम देखते हैं कि काफका अपने रूम में वर्कआउट कर रहा होता है और तभी वहाँ पे एक टीम उसे लेने के लिए आ जाती है और वो सभी लोग डायरेक्टर के ऑफिस चले जाते हैं। और काफका अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी इसाओ काफका को बताता है कि मैं तुम्हें फर्स्ट डिवीजन में ट्रांसफर कर रहा हूँ ताकि हम अपनी टीम को दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बना सके और अब से सबसे ज्यादा ताकतवर काइजू और सबसे ज्यादा ताकतवर एंटी काइजू फोर्स एक साथ काम करेगी। और अगले मिशन में तुम्हें अपनी वर्दीनेस को प्रूव करना होगा ताकि यहाँ पे सभी लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर सके। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो डिफेंस फोर्स में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जिसपे गेन बोलता है कि मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो वहाँ से जाने लगता है, जिसपे इसाओ उसे रोकते हुए बोलता है कि काइजू नंबर 9 ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और काइजू नंबर 10 ने जानबूझकर डिफेंस फोर्स पे हमला किया था, जिससे ये पता चलता है कि काइजू बहुत ही ज्यादा इवॉल्व कर रहे हैं और इसलिए भी हमें उनके अकॉर्डिंग इवॉल्व करना होगा। जिसपे गेन उनसे बोलता है कि आपको अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं है। इस सिचुएशन से निकलने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप काइजू नंबर 8 का एक वेपन बना के मुझे दे दें। तभी काफका गेन से कहता है कि माफ करना कैप्टन, मैं अभी नहीं मर सकता क्योंकि अभी मुझे उनके लिए जीना है जिन्हें मुझ पे विश्वास है और अपने एक ऐसे वादे को पूरा करना है जो कि मैंने अपने एक दोस्त से किया था। तो इसीलिए मैं काफका आपकी डिवीजन को ज्वाइन कर रहा हूँ। जिसपे गेन कहता है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही तुम्हारी सिचुएशन में इंटरेस्ट है, तुम बस मुझे अपनी स्ट्रेंथ और रिजल्ट दिखाओ। और हाँ, अगर तुमने अगली बार अपना कंट्रोल खोया तो मैं तुम्हें वहीं मारकर तुम्हारी स्किन से अपने लिए एक सूट बनवा लूंगा। और इधर सोसीरो भी मीना को काफका और बाकी रुकीज के बारे में बता देता है, जिस वजह से मीना सोसीरो को लेकर ट्रेनिंग करने चली जाती है। और तभी इसाओ एक ऐसी लैब में चली जाता है जहाँ पर वो लोग काइजू के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पूरे शहर में अर्थक्वेक आ गया होता है, कई बिल्डिंगें गिरने लगती है और पूरे शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। और तभी वहाँ के लोग ये नोटिस करते हैं कि उस गड्ढे से बहुत सारे काइजू बाहर आने लगते हैं, जिस वजह से पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है। और इधर दूसरी ओर फर्स्ट डिवीजन की ट्रेनिंग चल रही होती है, जिसमें सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से थक चुके होते हैं, लेकिन इतना थकने के बाद भी काफका एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि वो अपनी वर्दीनेस को प्रूव करके रहेगा। और दूसरी ओर किकोरू फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन के पास चली जाती है ताकि वो उससे पर्सनल ट्रेनिंग ले सके। लेकिन जैसे ही वो गेन के कमरे का दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि गेन उसे देखते ही उसके सामने सर झुका लेता है और रोते हुए उससे कुछ पैसे मांगने लगता है और उससे कहता है कि पता नहीं कैसे मेरे पिछले महीने का पूरा सैलरी खत्म हो गया। जिसपे किकोरू बोलती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, जरा अपने पीछे देखो, तुमने कितने सारे अमेज़न बॉक्स मंगवा रखे हैं और क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने जूनियर से पैसे मांगते वक्त। जिसपे गेन गिड़गिड़ाने लगता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो। तभी वहाँ पे काइजू का अलर्ट बजने लगता है, जिस वजह से फर्स्ट डिवीजन को उन काइजू से लड़ने के लिए बुलाया जाता है और वो सभी लोग काइजू से लड़ने के लिए तैयार होकर निकल जाते हैं। और इधर सभी शहर के लोग अपने आप को बचाने के लिए शेल्टर की ओर भाग रहे होते हैं, लेकिन इतने सारे लोग थे कि शेल्टर बहुत ही जल्दी फुल होने लगता है और सभी लोग को अपना रास्ता बदल कर दूसरे शेल्टर की ओर जाना पड़ता है। और इसी के बीच में एक छोटी लड़की के पैर में चोट लग जाती है, जिसके बाद वह घबरा के रोने लगती है। तभी उसका भाई उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन यहाँ आता ही होगा और मुझे पूरा यकीन
यकीन है कि गेन इन सभी काइजू को हरा देगा। तभी पीछे से एक काइजू उनके पास आ जाता है। तभी वो लड़का अपनी बहन को बचाने के लिए उस काइजू के सामने आ जाता है और उसे पूरा भरोसा होता है कि गेन उसे बचा लेगा। और वो काइजू जैसे ही उसे खाने वाला होता है, गेन ऊपर से लैंड करता है और उस काइजू को मार देता है। तभी गेन उस बच्चे से बोलता है कि तुमने मेरे नाम के आगे कैप्टन नहीं लगाया तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और पनिशमेंट के रूप में घर जाके तुम्हें ये 10 बार पोस्ट करना होगा कि कैप्टन गेन कूल है। तभी फर्स्ट डिवीजन के कुछ सोल्जर्स आते हैं और उन बच्चों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी सभी फर्स्ट डिवीजन के प्लाटून लीडर्स अपने अपने स्क्वाड को लेके काइजू को मारने चले जाते हैं, और गेन सभी प्लाटून लीडर को ऑर्डर देता है कि वो काइजू को अपने अपने हिसाब से मार दे। लेकिन अगर कोई काइजू बच जाता है तो वो उन्हें न्यूट्रलाइजेशन सेंटर में लेके चले जाएंगे, जहाँ पे काफका और किकोरू उन सभी को हैंडल कर लेंगे, ताकि गेन ये देख सके कि वो लोग कितने काबिल हैं। और इधर हेडक्वार्टर्स में सभी प्लाटून लीडर्स पे नजर रखी गई होती है, और इधर सभी सोल्जर्स काइजू के ऊपर अटैक करने लगते हैं, और कुछ काइजू को न्यूट्रलाइजेशन सेंटर की ओर भेज दिया जाता है। और इधर किकोरू अपना हथियार निकाल लेती है और एक काइजू को तो एक ही अटैक में खत्म कर देती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन किकोरू इतने में खुश नहीं होती, और उसे ये एहसास होता है कि वाइस कैप्टन सोशिरो उससे ज्यादा तेज हैं, और कैप्टन मीना तो और भी ज्यादा ताकतवर हैं, जिस वजह से वो और भी ज्यादा स्पीड और ताकत से काइजू के ऊपर अटैक करने लगती है। और देखते ही देखते वो 3 काइजू को मार गिराती है, और उसे देखकर उसके बाकी टीम मेंबर्स भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो लोग भी एक एक करके सभी काइजूस को मार गिराते हैं। लेकिन किकोरू अभी भी उन सभी से ज्यादा तेजी से काइजूस को मार रही होती है, जिसपे फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन गेन से कहता है कि तुम्हारे फर्स्ट ईयर के हिसाब से किकोरू काफी ज्यादा तेज है, जिसमें गेन चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, मैं इससे काफी ज्यादा तेज था। फिर वो उससे बोलता है कि ये सब छोड़ो, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। ये एंड टाइप काइजू बहुत ही मुश्किल से सरफेस के ऊपर आते हैं, ये सब तो अक्सर जमीन के अंदर पाए जाते हैं, वो भी तभी जब कहीं टनल खुद रहा हो। और ये पहली बार है कि इतने सारे एंड टाइप काइजू सरफेस के ऊपर आए हैं, जिसपे वाइस कैप्टन इची बोलता है कि ये काइजू बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करने लगे हैं, और इन्हें देखकर मुझे थर्ड डिवीजन के ऊपर हुए अटैक का याद आता है, जिसमें गेन बोलता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लगता है कोई पीछे से इन्हें ऑर्डर दे रहा है। तभी और भी काइजू काफका की ओर बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर काफका का पैर कांपने लगता है। और इधर हेडक्वार्टर में सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ये देखने के लिए कि काफका अब क्या करेगा। और इधर हम देखते हैं कि काफका की टीम काइजू से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, और काफका भी हिम्मत जुटा के अपने आप को पार्शियली काइजू में ट्रांसफॉर्म करता है, और पूरे जोश के साथ एक काइजू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उसके हमले से उस काइजू को कुछ नहीं होता। और इधर हेडक्वार्टर में किसी को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि काफका पूरी तरह से काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहा। और इधर काफका भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगा ही था कि मैं इसे पार्शियली ट्रांसफॉर्म होकर नहीं हरा पाऊंगा। और वो अपने मन में ये सोच रहा होता है कि कहीं मैं काइजू नंबर 8 में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाऊं। लेकिन वो सोचता है कि मैं इस समय ज्यादा सोच नहीं सकता, और वो खुद को काइजू में ट्रांसफॉर्म करने लगता है, और वो पूरी तरह से काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होने ही वाला होता है, लेकिन उसकी ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाती है, और तभी वो एंड काइजू आता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिस वजह से काफका को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है। और इधर हेडक्वार्टर्स में समझ में नहीं आ रहा था कि ये काइजू में ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा है। तभी हेडक्वार्टर्स को एक नए काइजू की रीडिंग मिलने लगती है, जो कि काफका की टीम के आसपास ही होती है, जो कि काइजू नंबर 8 के तरह ही ताकतवर होता है। तभी काफका के पीछे की जमीन टूट जाती है और उसके अंदर से एक एंड काइजू बाहर आ जाता है, लेकिन असल में तो उसे काइजू नंबर 9 कंट्रोल कर रहा होता है। और काइजू नंबर 9 को देखकर सभी लोग वहाँ हैरान हो जाते हैं। तभी काइजू नंबर 9 कहता है कि मैं तो यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि काइजू नंबर 8 यहीं पे कहीं है, लेकिन वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तभी वो काफका की ओर देखकर कहता है, एक सेकंड, कहीं तुम ही तो काइजू नंबर 8 नहीं हो, चलो तुम्हें फिर जरा चेक किया जाए। और ऐसा बोलते ही वो काफका के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से काफका का शोल्डर डैमेज हो जाता है। तभी काफका खुद को बचाने के लिए फिर से काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, लेकिन इस बार भी उसका ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है। और तभी गेन ये डिसाइड करता है कि वो काइजू नंबर 8 की मदद करने जाएगा, और तभी उसके सामने एक और एंड काइजू आ जाता है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इस एंड काइजू को भी काइजू नंबर 9 ही कंट्रोल कर रहा होता है, और ये देखकर गेन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि दो काइजू नंबर 9 कैसे हो सकते हैं। और जैसे ये काइजू नंबर 9 बाहर आता है, सभी मरे हुए काइजू जिंदा होने लगते हैं। और इधर हेडक्वार्टर्स में भी ये एहसास हो जाता है कि ये जो हमला है वो थर्ड डिवीजन के ऊपर जो हमला हुआ था उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और इधर गेन अपने मन में सोच रहा होता है कि जब से ये काइजू नंबर 9 आया है, गेम पूरी तरह से बदल चुका है। और इधर काफका की टीम काइजूस को ठिकाने लगा रही होती है, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि काफका खतरे में है, वो लोग काफका को कवर फायर देने लगते हैं। लेकिन काइजू नंबर 9 ये की चुटकी में उन्हें मार गिराता है, और वो अब ये डिसाइड करता है कि वो काइजू नंबर 8 को मारकर उसकी पावर को हासिल कर लेगा, जिस वजह से वो काफका के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन काफका जैसे तैसे उसके हमले से बच जाता है। तभी वो एंड काइजू काफका के ऊपर हमला कर उसे दूर फेंक देता है। तभी काफका अपने मन में सोच रहा होता है कि ये काइजू नंबर
9 तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसे मुझे किसी भी कीमत में हराना होगा। तभी काफ्का खुद को फिर से काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार फिर से उसका ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो जाता है और काफ्का को ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा है। और इधर हेडक्वार्टर में इतामी इसाओ से कहता है कि तुम काइजू नंबर 8 को बचाने नहीं जाओगे और वो इसाओ से कहता है कि मुझे पता है तुमने ये जरूर सोच रखा होगा कि जब काइजू नंबर 8 खुद पे आपा खो देगा तो तुम उसे बचाने जाओगे। और वो इसाओ को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें ये बात जरूर याद रखनी है कि तुम जितनी बार उस काइजू वेपन को यूज करते हो तुम्हारी लाइफ स्पेन कम होते जाती है। और इधर हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 फिर से काइजू नंबर 8 के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी किकोरू आती है और उसे बीच में से काट देती है, लेकिन काइजू नंबर 9 फिर से जुड़ जाता है, जिसपे काइजू नंबर 9 किकोरू से बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम पहले मिल चुके हैं, जिसमें किकोरू बोलती है कि तुम्हें वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने ही वाले हो। और तब किकोरू अपनी सूट की पावर को बढ़ाने लगती है और इधर दूसरी ओर दूसरा काइजू नंबर 9 भी उधर काइजू नंबर 8 को मारने जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसपे गेन कहता है कि तुम अभी नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे सामने कैप्टन गेन खड़ा है। और ये सुनते ही काइजू नंबर 9 गेन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन गेन उसके हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है और देखते ही देखते कैप्टन गेन उसके ऊपर हमला कर देता है। और इधर हेडक्वार्टर्स में सभी लोग इस फाइट को देख रहे होते हैं और इसाओ अपने मन में सोच रहा होता है कि ये ट्रायल नेक्स्ट जनरेशन का है तो इसीलिए इन काइजू को ही नहीं हैंडल करना होगा। में हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 किकोरू के हमले के बाद खुद को रीजनरेट कर लेता है। फिर किकोरू काफ्का से पूछती है कि क्या तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, जिसपे काफ्का उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा हूँ। फिर किकोरू बोलती है कि कहीं ये काइजू नंबर 9 की वजह से तो नहीं हो रहा और तभी काइजू नंबर 9 उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो दोनों बड़ी आसानी से बच जाते हैं। और तभी किकोरू काफ्का से कहती है कि मैं काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला करने वाली हूँ, जिससे कुछ देर तक उसके मूवमेंट रुक जाएंगे और अगर वो तुम्हें ट्रांसफॉर्म होने से रोक रहा होगा तो तब वो कुछ नहीं कर पाएगा और उसी समय तुम ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करना, क्योंकि इस काइजू नंबर 9 को हराने के लिए हमें तुम्हारी पावर्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और फिर वो दोनों एक साथ काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला कर देते हैं और इधर काइजू नंबर 9 भी अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेता है और उन दोनों के ऊपर हमला करने लगता है और उसके हमले से काफ्का जख्मी हो जाता है और किकोरू अकेले ही काइजू नंबर 9 के सारे हमले को रोक रही होती है। और तभी काइजू नंबर 9 दूसरी ओर से आकर किकोरू के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद काइजू नंबर 9 को लगता है कि किकोरू हार चुकी है। तभी किकोरू उड़ते हुए आती है और उसके अंदर से निकलते हुए सारे हथियार के टुकड़े टुकड़े कर देती है और तभी वो कहती है कि मैं किसी को अपने रहते हुए मरने नहीं दूंगी। और तभी हमें किकोरू का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि किकोरू की माँ भी डिफेंस फोर्स में थी और टीवी में न्यूज चल रहा होता है कि उन्होंने अभी एक काइजू को हराया है और किकोरू भी स्कूल में बैठ के ये न्यूज देख रही होती है, जहाँ उसके क्लास के सारे बच्चे उसकी माँ की तारीफ करने लगते हैं, जिस वजह से किकोरू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और जब लड़ाई के बाद किकोरू की माँ अपने घर आती है तो किकोरू उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो भाग के आती है और उनके कंधे पे बैठ जाती है और उनसे बताती है कि कैसे उसके क्लास के सभी बच्चे उनकी तारीफ कर रहे थे। तभी उसका ध्यान अपनी माँ के हाथ पे लगे चोट पे जाता है और वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या आपको चोट लगी है, जिसपे उसकी माँ जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, आज का काइजू थोड़ा ढीठ था पर तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। और तभी किकोरू अपने माँ से कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करके सबको बचाऊंगी, जिसपे उसकी माँ उससे कहती है कि ठीक है, जिंदगी में कभी भी तुम्हें अगर मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे आवाज देना, मैं तुरंत वहाँ पे आ जाऊंगी। और उसके बाद वो लोग खुशी खुशी समय बिताने लगते हैं। बट काइजू नंबर 6 के हमले के वजह से किकोरू की माँ की जान चली जाती है और फिर हमें उनके फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किकोरू बैठ के रो रही होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है कि माँ मुझे माफ करना, मैं अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाई। और तभी वो अपने पिता को देखती है, जिनके आंख में बिल्कुल भी दुख नहीं दिखाई देता। तो ये देखकर किकोरू डिसाइड करती है कि चाहे वो अपनी माँ को ना बचा पाई हो, लेकिन वो ताकतवर बन के लड़ाई के मैदान में सबको बचाएगी और वो अपने दोस्तों को कभी नहीं मरने देगी। और तभी सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है और इधर किकोरू फिर से काइजू नंबर 9 के करीब पहुंच जाती है और जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, काइजू नंबर 9 फिर से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से किकोरू का बैलेंस बिगड़ जाता है। और तभी काफ्का उधर से आता है और काइजू नंबर 9 के एंड के ऊपर हमला कर देता है ताकि उसका ध्यान भटक सके, लेकिन इसके चक्कर में काफ्का की टांगी टूट जाती है और इसी के बीच में किकोरू को काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला करने का समय मिल जाता है और वो काइजू नंबर 9 के टुकड़े टुकड़े कर देती है और काफ्का से कहती है कि तुम जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाओ। और काफ्का फिर से खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगता है, लेकिन वो जैसे ही ट्रांसफॉर्म होने ही वाला होता है, उसे अपने अंदर का काइजू महसूस होता है, जिसने किकोरू और उसके सारे दोस्तों को मार दिया होता है। और इसी डर की वजह से काफ्का का ट्रांसफॉर्मेशन फिर से फेल हो जाता है, जिससे कि काफ्का को सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसके ट्रांसफॉर्मेशन फेल होने का कारण काइजू नंबर
नंबर 9 नहीं बल्कि उसका डर है। और इधर हेडक्वार्टर में किसी को ये पसंद नहीं आ रहा होता है कि काफका ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा, और इधर इतामी प्लान बी को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। और तभी कैप्टन गेन कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत वहाँ जाता हूँ क्योंकि मैं सब कुछ तो उन पे छोड़ नहीं सकता। और तभी गेन अपने सूट की 98% पावर को एक्टिवेट कर देता है और फुल स्पीड से काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला करने लगता है। और गेन का ब्लेड काइजू नंबर 9 को बहुत ही बुरी तरह से काटने लगता है, जिसपे काइजू नंबर 9 कहता है कि इसका ब्लेड मुझे काटने के साथ साथ मुझे जलन भी दे रहा है, लगता है मुझे इससे दूर रहना होगा और गोलियों से इसे उड़ाना होगा। और तभी गेन काइजू नंबर 9 के ऊपर गोलियों से हमला कर देता है। और तभी काइजू नंबर 9 को ये समझ में आ जाता है कि गेन के पास जो हथियार है वो काफी यूनिक है, और तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। और काइजू नंबर 9 को ये समझ में आ जाता है कि वो गेन से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, जिस वजह से वो गेन के हमले से बचते हुए उसके करीब जाने लगता है और गेन की लड़ाई की टेक्निक को सीख कर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि गेन जैसे तैसे बच जाता है। लेकिन काइजू नंबर 9 दोबारा से गेन के ऊपर हमला कर देता है। और इधर हेडक्वार्टर में इसाओ कहता है कि 3rd डिवीजन के रिपोर्ट में जैसा लिखा था, काइजू नंबर 9 तो उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए सब कुछ सीख जाता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेता है। और ये काइजू तो एक वायरस की तरह है। और तभी हम देखते हैं कि गेन उसके हमले से बच गया होता है, जिस वजह से काइजू नंबर 9 को ये समझ में नहीं आता है कि उसके हमले से गेन बचा कैसे। और फिर हम देखते हैं कि गेन अपना एक और यूनिक हथियार एक्टिवेट करता है, जिस वजह से उसकी आंखें काइजू की तरह दिखने लगती है और वो अपने हमले से काइजू नंबर 9 के बीच में छेद कर देता है। और तभी काइजू नंबर 9 अपने मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था कि मैंने इसके सारे अटैक को रीड कर लिया है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी मैं इसके हमले से नहीं बच पाया। इसका मतलब ये है कि ये मेरे मूव्स को प्रिडिक्ट कर पा रहा है। और फिर हमें पता चलता है कि गेन के पास जो दूसरा यूनिक हथियार है वो उसका रेटिना है, जो कि काइजू नंबर 1 के रेटिना से बना हुआ है। और हमें बताया जाता है कि काइजू नंबर 1 के पास फ्यूचर देखने की पावर थी और वो ब्रेन से निकले हुए सिग्नल को डिटेक्ट करके अगले मूव का पता लगा सकता था। और अब गेन भी यही कर रहा होता है और गेन उसी रेटिना की हेल्प से काइजू नंबर 9 का कोर ढूंढ लेता है और एक फाइनल अटैक करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर हेडक्वार्टर में सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इधर दूसरा काइजू नंबर 9 किकोरू के हमले से खुद को ठीक कर लेता है और फिर से किकोरू और काफका के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि काफका बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे तो बस एक ही बात का डर है कि ये काइजू नंबर 8 फिर से मेरे ऊपर हावी ना हो जाए और मैं अपने दोस्तों को जख्मी ना कर दूं। और तभी किकोरू उससे बोलती है कि अच्छा तो ये बात है क्या, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हो? हम लोग डिफेंस फोर्स हैं तो हमें कमजोर समझना बंद करो। और तभी काफका को ये रियलाइज हो जाता है कि वो कितना ज्यादा गलत था। अगर वो काइजू में बदल भी जाए तो किकोरू को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि किकोरू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी काफका अपने दोस्तों पर विश्वास करते हुए खुद को फिर से काइजू में ट्रांसफॉर्म करने लगता है और इस बार उसकी ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि बाकी सोल्जर्स बाकी काइजू के साथ निपट रहे होते हैं और सभी को अब ये इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि काइजू नंबर 8 अब लड़ने के लिए तैयार है। और तभी डायरेक्टर इसाओ सबको ऑपरेशन का सेकंड फेज स्टार्ट करने के लिए कह देते हैं। और इधर काइजू नंबर 9 को भी ये पता चल जाता है कि काइजू नंबर 8 आ चुका है और काइजू नंबर 9 अपने पावर के इस्तेमाल से अपने मरे हुए सभी साथियों को जिंदा करने लगता है और साथ ही साथ खुद की बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और तभी किकोरू अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि अभी भी इसके पास इतनी पावर्स बची हुई है। और तभी काफका किकोरू से कहता है कि मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। वैसे तो मुझे अभी भी अपने ऊपर उतना विश्वास नहीं है, लेकिन हाँ मुझे अपने दोस्तों पे बहुत ही ज्यादा विश्वास है। तो क्या तुम इन पीछे वाली सभी चींटियों को संभाल सकती हो? जिसपे किकोरू बोलती है कि ठीक है मैं इन्हें संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हें काइजू नंबर 9 के साथ फाइट में जीतना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये सुनकर काफका काइजू नंबर 9 की ओर बढ़ने लगता है और काइजू नंबर 9 उससे कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमसे लड़ने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ और इस बार मैं अपने सारे पुराने हिसाब क्लियर कर लूंगा। और काइजू नंबर 9 अपने पावर का इस्तेमाल करके काइजू नंबर 8 को पकड़ लेता है, लेकिन काफका पूरी स्पीड से उसके ऊपर हमला करता है और उसकी एंड का कोर निकाल लेता है और उसकी एंड के कोर को नष्ट कर देता है। और तभी वो बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारा कोर भी इसी एंड के अंदर है। और तभी काइजू नंबर 9 फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है और काफका अपने मन में ये सोचता है कि डायरेक्टर इसाओ के साथ फाइट करने के बाद मुझे ये तो पता चल गया कि मैंने अभी तक काइजू नंबर 8 की पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अब मैं इस बॉडी को बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी काफका काइजू नंबर 9 के हमले से बचते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन काइजू नंबर 9 अपने पावर के इस्तेमाल से फिर से काफका को पकड़ लेता है, लेकिन काफका उसके कब्जे से निकलकर फिर से हवा में उड़ जाता है और अपनी पूरी स्पीड से काइजू नंबर 9 के ऊपर अटैक करने जाता है, जिस वजह से काइजू नंबर 9 को ये एहसास हो जाता है कि काफका अब पहले की तरह नहीं रह गया है और काफका अपनी फाइनल अटैक काइजू नंबर 9 के ऊपर कर देता है। और हम देखते हैं कि उसके अटैक से काइजू नंबर 9 के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एपिसोड की
की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही काफका काइजू नंबर 9 को हराता है, बाकी सारे काइजू भी गायब होने लगते हैं जिन्हें काइजू नंबर 9 ने जिंदा किया था। और इधर हेडक्वार्टर में सभी लोग अपने जीत की खुशी मनाने लगते हैं, लेकिन अभी भी कुछ काइजू बाकी थे जिन्हें काफका, गेन और किकोरू खत्म कर रहे थे। और तभी इतामी इसाओ से कहता है कि तुम्हारी बेटी पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, जिसपे इसाओ जवाब देते हुए कहता है कि ये यंगर जनरेशन हमेशा मुझे सरप्राइज कर देती है। और वो लोग ये देख के काफी ज्यादा शॉक थे कि दो सेम तरह के काइजू के हमले के बाद भी उनका डैमेज बहुत ही कम हुआ है, जिससे उन लोगों को समझ में आ जाता है कि फर्स्ट डिवीजन अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और डायरेक्टर इसाओ काफका, गेन और किकोरू को इस जीत की बधाई देते हैं और अपने पिता से अपनी तारीफ सुनकर किकोरू की आंख में आंसू आ जाती है। और डायरेक्टर इसाओ उन लोगों को बोलते हैं कि आज से तुम लोगों को नागरिकों की सुरक्षा देखनी है, वही तुम लोगों का पहला मकसद है। लेकिन इधर कैप्टन गेन को कुछ गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि काइजू नंबर 9 ने काइजू नंबर 8 से कहा था कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी ताकत हासिल कर लूंगा। और ये बात कैप्टन गेन को खटक रही थी कि काइजू नंबर 9 करने क्या वाला था, आखिर उसका असली प्लान क्या था। और कैप्टन गेन ये सब सोच ही रहा था, तभी हेडक्वार्टर में फिर से सायरन बजने लगता है और उन्हें पता चलता है कि आसपास में कहीं एक और काइजू है। और हेडक्वार्टर्स में किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी वहाँ पे नीचे पड़े काइजू नंबर 9 से आवाज आती है, ये अफसोस की बात है काइजू नंबर 8, मैं तुम्हें मार नहीं पाया, लेकिन मैं अपने दूसरे मकसद में जरूर कामयाब हो जाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हारी भी काइजू पावर को हासिल कर लूंगा। और तभी काफका को ये समझ में आ जाता है कि जिन काइजू नंबर 9 को उन्होंने हराया है वो काइजू नंबर 9 की असली बॉडी तो है ही नहीं, और उसकी असली बॉडी तो कहीं और है। और फिर हमें पता चलता है कि उसकी असली बॉडी तो हेडक्वार्टर्स में है और उसका मेन टारगेट तो डायरेक्टर इसाओ है, क्योंकि वो काइजू नंबर 2 की पावर को यूज करते हैं और काइजू नंबर 9 को काइजू नंबर 2 की पावर चाहिए। और इस एपिसोड में हम लोग जबरदस्त फाइट देखने वाले हैं डायरेक्टर इसाओ और काइजू नंबर 9 के बीच में। तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि काइजू नंबर 9 हेडक्वार्टर्स में है, तभी गेन, किकोरू और काफका भागते हुए डायरेक्टर इसाओ की ओर बढ़ने लगते हैं। और इधर हेडक्वार्टर में काइजू नंबर 9 अपने असली रूप में सबके सामने आ जाता है, जिस वजह से डायरेक्टर इसाओ सबको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी काइजू नंबर 9 एक बंदे पे हमला कर देता है, लेकिन जैसे तैसे डायरेक्टर इसाओ उसे बचा लेते हैं। और डायरेक्टर इसाओ सबसे कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस जगह को खाली कर दो, और वो काइजू नंबर 2 की पावर को यूज करने लगते हैं। और तभी काइजू नंबर 9 उनसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि बीटा और गामा इतनी आसानी से हार गए, क्योंकि वो दोनों तो काफी ताकतवर थे। और फिर हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 और डायरेक्टर इसाओ दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं, और वो पंच इतना जोरदार था कि उसके पावर से पूरा का पूरा कैंप ही उड़ जाता है। और वहाँ पे सब ये सोच रहे थे कि थर्ड डिवीजन के रिपोर्ट के हिसाब से काइजू नंबर 9 का फोर्टिट्यूड 8.5 है, तो डायरेक्टर इसाओ उसे आसानी से रोक लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 डायरेक्टर इसाओ पे भारी पड़ता है, जिस वजह से उनके हाथों से खून निकलने लगता है। और तब काइजू नंबर 9 फिर से उनके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन डायरेक्टर इसाओ जैसे तैसे करके उसके हमले को रोक लेते हैं। और फिर वो काइजू नंबर 9 से कहते हैं कि चाहे तुम जितने भी ताकतवर हो जाओ, मैं तुम्हें रोक लूंगा। तभी पीछे से एक बंदा छुप के बैठा हुआ होता है और वो डायरेक्टर इसाओ से कहता है कि सभी लोग यहाँ से निकल चुके हैं, तो आपको भी यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी डायरेक्टर इसाओ उससे कहते हैं कि मैं दुनिया में कहीं भी छुप जाऊँ, काइजू नंबर 9 मुझे खोज ही लेगा, तो यहाँ से भागने का तो कोई चांस ही नहीं है। और वो उससे कहते हैं कि तुम भी यहाँ से चले जाओ अकीरा। और फिर हमें बताया जाता है कि अकीरा बचपन से ही डायरेक्टर इसाओ का फैन होता है और वो उन्हीं की तरह बनना चाहता था। और अकीरा डायरेक्टर इसाओ से कहता है कि मेरा काम है जीतने तक आपके साथ रहना, तो आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं आपके साथ रहूं। और तभी डायरेक्टर इसाओ उससे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो चलो साथ में मिलके हम लोग इसे हराते हैं। और उसके बाद डायरेक्टर इसाओ अपने सूट की फुल पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि अगर कोई भी काइजू वेपन की फुल पावर को इस्तेमाल करता है तो उसकी एज कम हो जाती है, लेकिन उसके बदले में जो पावर उस इंसान को मिलती है वो पावर एक डाई काइजू के बराबर की होती है। और फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टर इसाओ और काइजू नंबर 9 फिर से एक दूसरे को पंच करते हैं, और हम देखते हैं कि इस बार उन दोनों को ही चोट आती है। और डायरेक्टर इसाओ काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला करते हुए उसका सिर उड़ा देते हैं, लेकिन काइजू नंबर 9 को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बहुत ही तेजी से डायरेक्टर इसाओ के ऊपर हमला करने लगता है। तभी डायरेक्टर इसाओ अपने मन में सोचते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसका एक एक हमला मुझे ये एहसास दिला रहा है कि मैं पहले से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ। मेरी ताकत अब वैसी नहीं रह गई जैसे पहले थी, जब मैं अपनी वाइफ के साथ मिलकर लड़ा करता था। और डायरेक्टर इसाओ बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और इधर अकीरा उनकी सूट की पावर को मैनेज करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उनके ऊपर हुए डैमेज को कम कर सके। और वो अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसे ही चलते रहा तो कैप्टन गेन के आने तक डायरेक्टर इसाओ नहीं बच पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर इसाओ अकीरा से कहते हैं कि हमें इस काइजू को हराना होगा, और अगर मैं एक भी सेकंड के लिए डिफेंसिव हुआ तो ये काइजू मुझे मार देगा, तो इसलिए आप मेरी पूरी पावर को अटैक मोड में डाल दो। और फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टर इसाओ काइजू नंबर 2 की पावर से अपने लेफ्ट आर्म को फिर से यूज करने की कोशिश करते हैं, जिसपे अकीरा चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि प्लीज रुक जाइए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप आगे कभी नहीं फाइट कर पाओगे। जिसपे डायरेक्टर इसाओ उससे कहते हैं कि मुझे ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिफेंस
डिफेंस फोर्स की नेक्स्ट जनरेशन काफी ज्यादा ताकतवर है और मैं काइजू नंबर 9 को हरा के ही रहूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। जैसे कि मेरी वाइफ ने काइजू नंबर 6 के टाइम पे किया था, मैं अपनी आखिरी दम तक लड़ूंगा। और तभी काइजू नंबर 9 फिर से डायरेक्टर इसाओ के ऊपर हमला कर देता है और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किकोरू के मुंह से ये सुनकर कि वो भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहती है, उसके माता पिता खुश हो जाते हैं और किकोरू की माँ ये डिसाइड करती है कि अगर किकोरू सच में डिफेंस फोर्स को लेकर सीरियस है तो वो खुद ही उसे ट्रेनिंग देगी ताकि वो आने वाली मुसीबत का सामना कर सके। और वो डायरेक्टर इसाओ से कहती है कि बदले में तुम्हें बस एक काम करना है, जितना हो सके अपनी बेटी को प्यार करना है। और तभी सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि डायरेक्टर इसाओ काइजू नंबर 9 के हमले को रोक देते हैं और उससे कहते हैं कि मैं आज तक अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने अगले हमले से तुम्हें हरा दूंगा ताकि तुम्हारे जैसा खतरनाक काइजू मेरी बेटी के फ्यूचर में न रहे। और तभी डायरेक्टर इसाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला कर देते हैं और वो एनर्जी इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि अगर कोई ह्यूमन फॉर्म में उसका इस्तेमाल करे तो वो बच नहीं पाएगा। और डायरेक्टर इसाओ के इस हमले से काइजू नंबर 9 का कोर दिखने लगता है और हमें पता चलता है कि काइजू नंबर 9 ने पहले से ही इस हमले की तैयारी कर रखी होती है और जिस वजह से वो अपनी फॉर्म को चेंज करने लगता है ताकि वो अपनी बॉडी को बचा सके। और फिर डायरेक्टर इसाओ सेम एनर्जी से काइजू नंबर 9 के ऊपर दूसरा हमला कर देते हैं, जिसपे काइजू नंबर 9 कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम दूसरी बार भी ये हमला कर सकते हो, एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए ये करना तो नामुमकिन है। और डायरेक्टर इसाओ अपने इस हमले से काइजू नंबर 9 को पूरी तरह से फाड़ देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और दूर एक बिल्डिंग भी टूट जाती है, जिसे देखकर गेन और काफका हैरान हो जाते हैं और वो जितनी जल्दी हो सके डायरेक्टर इसाओ के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। और काइजू नंबर 9 की इस हालत को देखकर अकीरा को लगता है कि डायरेक्टर इसाओ इस फाइट को जीत चुके हैं, लेकिन काइजू नंबर 9 का कोर अभी भी सुरक्षित होता है और काइजू नंबर 9 डायरेक्टर इसाओ से कहता है कि अगर तुम्हारे पास काइजू की बॉडी होती तो तुमने अभी तक मुझे हरा ही दिया होता, लेकिन तुम्हारी ह्यूमन बॉडी की यही लिमिट थी। लेकिन डायरेक्टर इसाओ अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन तभी काइजू नंबर 9 उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और तभी काफका और गेन वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर डायरेक्टर इसाओ की बॉडी को देखकर उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। और तभी काफका को ये एहसास हो जाता है कि वो डायरेक्टर इसाओ नहीं काइजू नंबर 9 है और वो जैसे ही गेन के ऊपर हमला करता है काफका उसके हमले से गेन को बचा लेता है और काफका को ये अच्छे से समझ में आ जाता है कि काइजू नंबर 9 की पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और तभी काइजू नंबर 9 उन्हें बताता है कि उसने डायरेक्टर इसाओ को एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन उसके इस बात पे कोई भी विश्वास नहीं करता। और तभी किकोरू भी पीछे से उड़ते हुए आती है और काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन काइजू नंबर 9 जैसे ही किकोरू को उसके फादर का चेहरा दिखाता है किकोरू शॉक में चली जाती है। और तभी गेन उधर से काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन गेन के हमले का काइजू नंबर 9 के ऊपर कोई असर नहीं होता। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डायरेक्टर इसाओ गेन से कहते हैं कि एक बार अगर मैं स्ट्रॉन्ग डिवीजन फॉर्म कर लूं तो उसके बाद मैं लड़ने नहीं जाया करूंगा, जिस वजह से गेन तुम्हें ही डिफेंस फोर्स और इस कंट्री को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और तभी गेन डायरेक्टर की इस बातों को याद करते हुए काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला करने लगता है। तभी काइजू नंबर 9 कैप्टन गेन से कहता है कि जब भी मैं किसी काइजू को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता हूँ मुझे चक्कर सा आने लगता है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो वहाँ से उड़ के जाने लगता है, लेकिन तभी कैप्टन गेन उसके ऊपर हमला कर उसे नीचे लेकर आ जाता है। और तभी काइजू नंबर 9 उससे कहता है कि तुम्हारा ये हमला सच में कमाल का है, लेकिन मेरा डिफेंस इससे भी ज्यादा कमाल का है, इसलिए तुम्हारा ये हमला मुझ पे कोई काम नहीं करेगा। और तभी काइजू नंबर 9 गेन के ऊपर हमला कर देता है और इधर हम देखते हैं कि काफका भी काइजू नंबर 9 के ऊपर हमला कर देता है, जिसे काइजू नंबर 9 बड़ी आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है कि पिछली बार भले ही मैं तुम्हारे इस हमले को नहीं रोक पाया था। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफका और गेन काइजू नंबर 9 को रोकने की कोशिश करते हैं और इधर किकोरू अपने मन में सोच रही होती है कि काइजू नंबर 9 ने मेरे पिता को मेरे सामने ही मार दिया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। और उधर दूसरी ओर काइजू नंबर 9 काफका और गेन दोनों पे भारी पड़ रहा था और उन दोनों को उठाकर दूर फेंक देता है और फिर से उड़ने लगता है, लेकिन तभी किसी तरह काइजू नंबर 9 का हाथ कट के नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी अनस्टेबल होती है। और इसी बात का फायदा उठाकर कैन और काफका दोनों उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी काफका अपनी पूरी ताकत लगाकर काइजू नंबर 9 को दूर फेंक देता है। तभी काइजू नंबर 9 अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी बॉडी को बार बार हील करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी हील नहीं हो पा रही है और ऊपर से ये काइजू नंबर 8 बार बार मेरे रास्ते में आ रहा है, जिससे यही साबित होता है कि यही मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। तभी काफका फिर से उसके ऊपर हमला करता है और काइजू नंबर 9 का दूसरा हाथ भी टूट के नीचे गिर जाता है। और तभी गेन और काफका दोनों मिलकर काइजू नंबर 9 पे हमला कर देते हैं और तभी काइजू नंबर 9 अपने आप को बचाने के लिए काइजू नंबर 2 की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को इस्तेमाल करता है, जिससे कि वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे कि काइजू नंबर 9 की खुद की आधी बॉडी उड़ जाती है। तभी उसकी नजर काफका और गेन पे जाती है, जो कि बिल्कुल सही सलामत होते हैं और वो दोनों फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। और तभी काइजू नंबर 9 के दिमाग में एक और खतरनाक आइडिया आता है और वो एक साथ अकीरा और किकोरू के ऊपर हमला कर देता है और काफका और गेन काइजू नंबर 9 को छोड़कर उन दोनों को बचाने चले जाते हैं। और तभी काइजू नंबर 9 उनसे बोलता है कि
कि मुझे पता था कि तुम उन लोगों को नहीं छोड़ोगे जिन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, और यही तुम्हारे जैसे इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते काइजू नंबर 8 से कहता है कि जब मैं अपनी अगली चाल चलूंगा तो काइजूस का एरा स्टार्ट हो जाएगा। और काइजू नंबर 9 वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और इधर काफका और गेन किकोरू और अकीरा को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और उन दोनों को इस बात का बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कि वो दोनों मिलकर भी काइजू नंबर 9 को नहीं रोक पाए, जिस वजह से काफका बहुत ही जोर जोर से चीखने लगता है। और तभी सभी को ये इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि डायरेक्टर इसाओ इस दुनिया में नहीं रहे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरी डिफेंस फोर्स उनके फ्यूनरल में उन्हें श्रद्धांजलि देने आ जाती है। तभी गेन अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है जब डायरेक्टर इसाओ उन्हें बचाने के लिए काइजू से फाइट किया करते थे। और साथ में उसे डायरेक्टर इसाओ की आखिरी बात याद आ जाती है, जो कि गेन से कहते हैं कि अब इस नेशन और इस डिफेंस फोर्स की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है। तभी काफका ये नोटिस करती है कि किकोरू फ्यूनरल में नहीं आई हुई होती है। और तभी हम देखते हैं कि गेन किकोरू से मिलने के लिए डायरेक्टर इसाओ के ऑफिस चले जाता है। और वो किकोरू से पूछता है कि क्या तुम उन्हें आखिरी बार गुड बाय नहीं कहना चाहोगी। तभी किकोरू गेन का जवाब देते हुए कहती है कि मैं उन्हें नहीं बचा पाई क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा स्लो थी और इसी वजह से मैं उनके पास टाइम से नहीं पहुंच पाई। और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये मेरी गलती है कि काइजू नंबर 9 वहाँ से भाग गया। और वो रोते हुए बोलती है कि कैप्टन गेन मुझे ताकतवर बनना है। और वो कहती है कि मुझे पता है कि मेरे डैड अभी भी काइजू नंबर 9 के अंदर कैद हैं, तो मैं उन्हें गुड बाय कैसे कह सकती हूँ, और हमें मिलकर उस काइजू नंबर 9 को हराना ही होगा, तभी उसके बाद मैं अपने पिता को गुड बाय कह पाऊंगी। तभी गेन कहता है कि ठीक है, अगले फाइट से पहले मैं तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। डायरेक्टर इसाओ ने जो भी मुझे सिखाया है वो सब मैं तुम्हें सिखा दूंगा, और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे दिखाओ कि वो सारी जानकारी लेकर तुम क्या क्या कर सकती हो। और किकोरू इन सभी चीजों के लिए तैयार हो जाती है। और हम देखते हैं कि काफका बाहर खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। और तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इधर हम देखते हैं कि इतामी लैब में आ गया होता है, जहाँ डायरेक्टर इसाओ ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होता है। और डायरेक्टर इसाओ के मरने के बाद इतामी को उस प्रोजेक्ट का हेड बना दिया जाता है, जिस वजह से इतामी उस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खत्म करने की ऑर्डर देता है, ताकि उसे आने वाली फाइट में काइजू नंबर 9 के खिलाफ यूज किया जा सके। और इधर हम देखते हैं कि किकोरू की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई होती है, जहाँ वो प्लाटून लीडर रिन के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है, जो कि किकोरू को बड़ी आसानी से हरा देती है। तभी किकोरू को ये समझ में आ जाता है कि ये क्लोज रेंज में बहुत ही अच्छे से लड़ाई करती हैं। यही वो कारण है कि इतने बड़े गन के साथ वो बैटलफील्ड में इतने अच्छे से लड़ाई कर सकती हैं। तभी गेन पीछे बैठ के उन दोनों की फाइट को देख रहा होता है, और वो कहता है कि मैं बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ, पता नहीं तुम्हें और कितना टाइम लगेगा उस पॉइंट तक पहुँचने में जब मैं तुमसे खुद से फाइट कर सकूँ। और मैं तुम्हें बता दूं कि फर्स्ट डिवीजन के सारे प्लाटून लीडर्स इतने काबिल हैं कि वो एक दिन कैप्टन बन सके, और इसलिए अगर तुम उन्हें डिफीट नहीं कर पाओगी तो मुझ तक कैसे पहुंचोगी। और वो उससे कहता है कि जो मैं गेम खेल रहा हूँ इसे खत्म करने में पूरे 1 महीने लगेंगे, और इस गेम के खत्म होने से पहले तुम्हें सारे प्लाटून लीडर से आगे निकलना होगा, तो चलो इस गेम को स्टार्ट करते हैं। और तभी पीछे से एजी आके गेम को लात मार देता है और उसे अपने काम पे जाने के लिए कहता है। और तभी किकोरू फिर से रिन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, और रिन भी इस फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी एजी गेन से पूछता है कि तुमने क्या सोचा है, क्या हम काइजू नंबर 8 को फर्स्ट डिवीजन का हिस्सा मान रहे हैं। तभी एक इंसान आता है और उन दोनों को एक रूम में बुला लेता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इतने दिनों के बाद काफका अपने घर गया हुआ होता है, और इधर हम देखते हैं कि वो बंदा उन दोनों को बताता है कि अगर काफका बार बार काइजू में ट्रांसफॉर्म होते रहेगा तो वो एक दिन पूरी तरह से काइजू में बदल जाएगा और कभी भी ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा, और अगर ऐसे ही चलते रहा तो वो कभी भी अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। और इधर हम देखते हैं कि काफका अपने घर की साफ सफाई कर रहा होता है, और डिफेंस फोर्स ने उसके ऊपर नजर रखी हुई होती है। और तभी उसे याद आता है कि उसे कहीं जाना है, और वो उन डिफेंस फोर्स के बंदों के साथ उस जगह के लिए निकल जाता है। और हम देखते हैं कि वो अपनी पुरानी टीम के पास गया हुआ होता है, जो काइजू की लड़ाई के बाद उनकी बॉडीज को इकट्ठा कर रही होती है। और काफका के दोस्त उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और काफका उन्हें उनकी कुछ सामान वापस करने आया हुआ होता है। और वहाँ जाने के बाद काफका को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, जिस वजह से वो काइजू को काटने के लिए एक बड़ी मशीन उठा लेता है और बड़ी आसानी से उन्हें काटने लगता है, जो देखकर वहाँ पे मौजूद सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी इचिताका काफका से कहता है कि तुम्हें पता है काफका, जब से तुमने ये जॉब छोड़ी है तब से मुझे ही काइजू की इंटेस्टाइन को साफ करना पड़ता है। तभी काफका उसे जवाब देते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हें एहसास हो ही गया कि मैं टीम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें वो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और वो उससे कहता है कि तुम डिफेंस फोर्स में सबसे नीचे हो ना, तो आखिरकार तुम यहीं पे काम क्यों नहीं करते, यहाँ तो तुम टीम के स्टार बन सकते हो। और तभी एक बंदा इचिताका पे पानी फेंकने लगता है ताकि वो अपनी बकवास बातें बंद कर सके। तब हम देखते हैं कि काफका शाम तक उन लोगों की मदद करता है, और उसके जाने के बाद ये लोग सोचते हैं कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। और तभी इचिताका बोलता है कि डायरेक्टर इसाओ के मरने के बाद ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, तो क्या हमें अब ये सिटी छोड़ देना चाहिए। और वो अपने मन में सोचता है कि रुको जरा, और फिर टोकुडा से पूछता है कि आपकी बेटी की शादी होने वाली है ना। और वो उससे बोलते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर हम लोग चले जाएंगे तो काइजू नंबर 9 के हिस्सों को कौन साफ करेगा।
दिया जब डिफेंस फोर्स उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देगी। मुझे पता है कि जापान का डिफेंस फोर्स इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और वो कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाएगा। और इधर हम देखते हैं कि काफका अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर उसे अपने दोस्तों को हर्ट होने से बचाना है तो उसे किसी भी हाल में काइजू नंबर 9 को हराना ही होगा। और तभी गेन भी वहाँ पे आ जाता है और वो काफका से कहता है कि मैं तुम्हें डिफेंस फोर्स में नहीं रहने दे सकता, क्योंकि अगर तुम बार बार काइजू में ट्रांसफॉर्म होते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम पूरी तरह से काइजू बन जाओगे। और यही वो कारण है कि मैं तुम्हें डिफेंस फोर्स में नहीं रख सकता। पर मैं ये सभी बातें जानते हुए भी तुमसे एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारी मदद करो काफका। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमेशा के लिए काइजू में ट्रांसफॉर्म होगे कि नहीं, और अगर ऐसा हुआ भी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, पर हमें किसी भी कीमत पर काइजू नंबर 9 को हराना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और हम दोनों एक साथ वहाँ पे थे, इसलिए हम दोनों को ही पता है कि हमें क्या फील हो रहा था। और मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि तुम भी इस चीज के लिए मना नहीं करने वाले हो। और वो गेन से कहता है कि डायरेक्टर इसाओ ने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए आगे जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। और की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोसीरो काइजू नंबर 10 की बची कुची बॉडी देखने के लिए लैब में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि काइजू नंबर 10 की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। और इतनी ज्यादा खराब हालत होने के बाद भी वो 5.7 फॉर्टिट्यूड की एनर्जी रिलीज कर रहा था, जिसे देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। काइजू नंबर 10 सोसीरो को देखकर बोलता है कि मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया था कि तुम बाकी सबसे अलग हो, काश मैं उस दिन तुम्हें मार पाता और तुम्हें खा लेता। जिस पे सोसीरो बोलता है कि मैं तुमसे पुरानी बातें करने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तो तुमसे बस काइजू नंबर 9 के बारे में जानकारी हासिल करने आया हूँ। जिस पे काइजू नंबर 10 जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि आखिरकार वही तो मेरा क्रिएटर है, पर इसके बदले में मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मेरे साथ लड़ाई लड़ो। जिससे वाइस कैप्टन जवाब देते हुए कहता है कि माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा कोर काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है और तुम्हें रिकवर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जिस पे काइजू नंबर 10 बोलता है कि हाँ मुझे ये बात पता है, मैंने सुना है तुम्हारे पास ऐसी मशीनें हैं जिससे तुम काइजू को वेपन में बदल सकते हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे एक वेपन में बदल के यूज करो ताकि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काइजू नंबर 9 से लड़ सकूं। तभी पीछे से कोनोमी ऐसा करने से सोसीरो को रोकने लगती है, क्योंकि आज तक कभी भी किसी इंटेलिजेंट काइजू को वेपन में नहीं बदला गया था, जिस वजह से किसी को भी ये नहीं पता कि अगर इसे वेपन में बदला गया तो इसका क्या असर होगा। तभी सोसीरो लैब से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद वो चिल्लाते हुए कोनोमी को बताता है कि वो कितना ज्यादा डर गया था, और वो कहता है कि वो काइजू नंबर 10 को वेपन बना के यूज करना नहीं चाहता। लेकिन फिर सोसीरो कहता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि अगर उसे काइजू नंबर 9 के बारे में जानना है तो उसे काइजू नंबर 10 की सारी बातों को मानना होगा। और फिर सोसीरो काफी देर सोचने के बाद इस बात के लिए हाँ कर देता है। और इधर किकोरू और काफका को पता चल जाता है कि सोसीरो वहाँ पे आने वाला है काइजू नंबर 9 के बारे में डिस्कस करने के लिए। तभी काफका अपने मन में ये सोचने लगता है कि उसे अभी भी सोसीरो से माफी मांगनी है, क्योंकि उसने अपने काइजू होने की बात उससे छुपाई थी। तभी एजी गेन के बारे में उन दोनों से पूछने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि गेन प्लाटून लीडर के साथ कहीं गया हुआ होता है। तभी एजी को ये एहसास हो जाता है कि वो सभी लोग 3rd डिवीजन से मिलने गए हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि 1st डिवीजन और 3rd डिवीजन में बिल्कुल नहीं बनती है। और इधर हम देखते हैं कि 1st डिवीजन और 3rd डिवीजन दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि कौन ज्यादा बेटर है। तभी गेन सोसीरो से बोलता है कि तुम्हें मेरी टेरिटरी में आने का परमिशन किसने दिया, जिस पे सोसीरो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि कैप्टन गेन खुद हमें रिसीव करने के लिए आया है, और हाँ मुझे यहाँ आने की परमिशन उसने दी है जो तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पे गेन बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, और हाँ इस बेस पे कटोरा कट और छोटी आंखों वाले का आना मना है, और तुम्हारे पास तो दोनों ही हैं, तो इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तभी सोसीरो गेन से कहता है कि अच्छा तो तुम उस दिन के लिए अभी भी मेरे से नाराज हो जब मैंने तुम्हें छोटे काइजू मारने के खेल में हरा दिया था। और ये बात कैप्टन गेन के दिल में लग जाती है, और तब हम देखते हैं कि 1st डिवीजन और 3rd डिवीजन ऐसी ही फालतू बातों को लेकर लड़ाई करने लगती है। फिर कैप्टन गेन चिल्लाते हुए उठता है और कहता है कि तुम्हारे पास इस टाइटल के अलावा और कोई टाइटल नहीं है। फिर सोसीरो उसे याद दिलाता है कि मीना के पास भी लॉन्ग रेंज में फायर करने का टाइटल है, और ये बात फिर से कैप्टन गेन के दिल में लग जाती है, जिस वजह से वो गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है। तभी उधर से एजी आके उसे चुप करवा देता है, और फिर हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 के ऊपर होने वाली डिस्कशन की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, और इस मीटिंग में भी 1st और 3rd डिवीजन के कैप्टन के बीच में बहस चल रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि 4th डिवीजन का कैप्टन उस बहस को बंद करवाने लगता है, लेकिन वो बेचारा दारू पीने के चक्कर में खुद ही फंस जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सोसीरो अपनी स्पीच को स्टार्ट कर देता है, और वो कहता है कि हमारे पास काइजू नंबर 9 के बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन है, और वो कहता है कि एक अकेला डिवीजन कभी भी इसे नहीं रोक पाएगा। और ये सारी बात हमें काइजू नंबर 10 ने बताया है, और उसने ये भी बताया है कि उसका क्रिएटर काइजू नंबर 9 है। और ये बात सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि काइजू नंबर 9 पहला एक ऐसा काइजू है जो दूसरे काइजू को बना सकता है। और नंबर 10 ने ये भी बताया है कि वो बस एक प्रोटोटाइप था, और उससे भी ज्यादा ताकतवर चीज अभी आने वाली है। और इस टाइम पे जापान की डिफेंस फोर्स एक साथ बस 5 ही पावरफुल काइजू के साथ लड़ सकती है, लेकिन अगर उनमें से कोई भी काइजू 942 से ज्यादा हुआ तो ये नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर काइजू नंबर 9 ने और भी ज्यादा पावरफुल काइजू
काइजू को बनाया तो हम उसे अकेले नहीं हरा पाएंगे, तो उसके बाद ये कंट्री भी तबाह हो सकती है। जिसपे फोर्थ डिवीजन का कैप्टन सोसिरो से पूछने लगता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सच में करेक्ट है, जिसपे सोसिरो उसे पिछले 10 साल की डेटा को दिखाता है, जिससे ये पता चलता है कि पहले की काइजू की फोर्टिट्यूड 2.6 थी, लेकिन अभी जितने भी काइजू आ रहे हैं उनकी एवरेज फोर्टिट्यूड 4.8 के आसपास है, जो इस बात का सबूत है कि काइजू नंबर 10 सच कह रहा है। और हम लोग ये नहीं जानते हैं कि काइजू धरती के ऊपर क्यों आते हैं, लेकिन एक थ्योरी है जो उनके ऊपर सटीक बैठती है। टेक्टोनिक फोल्ड्स की वजह से जो बहुत बड़ी एनर्जी निकली थी उसने जियोलॉजिकल मटेरियल पे असर किया था, और यही वो कारण है जिसकी वजह से काइजू बने थे। और हमें ये लगता है कि काइजू नंबर 9 उसी प्रोसेस में इंटरफेयर करके और भी काइजूस को बना रहा है। हमें ये तो एग्जैक्ट नहीं पता कि काइजू नंबर 9 अभी कहाँ पे है, पर उसे अगर मल्टीपल डाई काइजू बनाने की ताकत चाहिए तो वो पक्का कहीं ना कहीं फिलीपींस और यूरोपियन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में होगा, जिससे फोर्थ डिवीजन का कैप्टन बोलता है कि वहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत साल लग जाएंगे। तभी एक लेडी बोलती है कि तो हमें तब तक वेट करना होगा जब तक काइजू नंबर 9 खुद से हमला नहीं कर देता। तभी उधर से मीना बोलती है कि काइजू नंबर 10 ने ये भी कहा था कि काइजू नंबर 9 जिसे एब्जॉर्ब कर लेता है वो उसकी पुरानी मेमोरी को देख सकता है। इसका मतलब कि उसके पास डायरेक्टर इसाओ की सारी मेमोरीज है, और वो अब ये अच्छे से जानता है कि इस टाइम जापान डिफेंस फोर्स के पास कितनी पावर्स हैं। तभी सोसिरो इससे निपटने का एक आइडिया देता है। वो कहता है कि उसे न्यू कमर्स को बहुत ही जल्दी ट्रेन करना होगा, क्योंकि वही लोग ऐसे हैं जिसके बारे में डायरेक्टर इसाओ को कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए उन्हें अगर ये फाइट जीतनी है तो उन्हें न्यू जनरेशन को बहुत ही अच्छे तरह से तैयार करना होगा। तभी उधर से मीना वेपन नंबर 6 को इस्तेमाल करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो वेपन सबसे ज्यादा ताकतवर काइजू नंबर 6 से बना हुआ है, जिसे कोई भी नॉर्मल इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता है। जिसपे मीना सबको बताती है कि उन्हें एक बंदा मिल चुका है जो कि नंबर 6 वेपन को बहुत ही अच्छे तरह से यूज कर सकता है, और उसका नाम रेनो है, जो कि बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है। तभी फोर्थ डिवीजन का कैप्टन ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस टाइम रेनो उसी की डिवीजन में ट्रेनिंग करने आया हुआ होता है, और वो ये सुनकर दारू पीने लगता है। तभी वाइस कैप्टन टोको उसे रोक लेती है, और वो उससे कहता है कि सच में काइजू नंबर 6 बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि सिर्फ उसका फोर्टिट्यूड 9.5 नहीं था, वो एक साथ बहुत ही सारे काइजू के साथ मिलकर हमला किया करता था। वो सच में सभी काइजुओं का किंग था। डायरेक्टर इसाओ की वाइफ सभी डिवीजन के साथ मिलकर उससे लड़ाई की थी, और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए उस दिन काफी सारे जाने गई थी। और अब मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि उस वेपन को कोई बच्चा यूज करेगा। और तभी रेनो कैप्टन से मिलने आ जाता है, और तभी उसे बताया जाता है कि काइजू नंबर 6 से बने हुए वेपन के साथ उसे जुड़ने का मौका दिया जा रहा है। तभी उसका कैप्टन उसे बताता है कि किसी भी नंबर वेपन को यूज करने के बाद बॉडी पे बहुत ही खराब असर होता है, और कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो रिटायर होने के पहले ही मर गए। और तभी उसका कैप्टन उसे सलाह देता है कि उसे ये नंबर वेपन नहीं यूज करना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रेनो काइजू नंबर 6 के वेपन को ट्राई कर रहा होता है, और उसे अभी सिर्फ उस वेपन की आर्म सी दी जाती है। और तभी उसका कैप्टन उससे पूछता है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो, जिसपे रेनो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और फिर वो सभी लोग उस वेपन को एक्टिवेट कर देते हैं। तभी अचानक से रेनो के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर्स फ्लो करने लगती है। तभी रेनो को ये लगने लगता है कि कोई उसकी पावर्स को चूस रहा है, लेकिन रेनो फिर भी हार नहीं मानता। तभी हम देखते हैं कि वो वेपन रेनो के नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिस वजह से उसे अपने सामने काइजू नंबर 6 दिखाई देता है, और वो अचानक से बेहोश हो जाता है। और वो सोचता है कि अब मुझे समझ में आया है कि काफ्का को हर बार किस चीज से गुजरना पड़ता है। और तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद रेनो को होश आ जाता है, और वो खुद को मेडिकल रूम में पाता है। और तभी वहाँ पे उसके डिवीजन का कैप्टन भी आए हुए होते हैं, जो उससे कहते हैं कि अब तुम्हें एहसास हो गया कि नंबर वेपन कितना ज्यादा खतरनाक है। तुमने तो अभी बस उस वेपन की आर्म सी पहनी थी, तो एक बार सोच के देखो कि अगर तुमने पूरी वेपन को पहन लिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो इसलिए मैं तुम्हें दोबारा से कहता हूँ कि तुम्हें इस चीज के लिए मना कर देना चाहिए। लेकिन फिर हम देखते हैं कि रेनो उससे कहता है कि मैं अभी भी काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज करना चाहता हूँ। और उसके कैप्टन भी ये समझ में आ जाता है कि अगर रेनो हमेशा ही ऐसे रहा तो वो बहुत ही जल्दी मारा जाएगा। और उसे इस बात का भी यकीन हो जाता है कि रेनो उसकी कोई भी बात नहीं सुनने वाला है, जिस वजह से वो उसे बताता है कि उसके पास 1 महीने का ट्रायल पीरियड है, जिसके बाद उसे न्यूट्रलाइजेशन जोन में भेज दिया जाएगा। और तब हमें पता चलेगा कि वो काइजू नंबर 6 के वेपन को यूज कर सकता है या नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करे, शेयर करे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।